हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उन्हीं सारी क्लासों को आज हम पुनः कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से हम उन तमाम सारे अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे जो कि भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान में जो भी इनके निर्माता थे वो निर्मित करके इस पूरी पृथ्वी लोक से पलायन कर गए, ठीक है। तो आज जो हमने जिक्र करनी है वो इंडियन पॉलिटी में जो भी हमारा संविधान से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था उसी को आज हम एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तनिक भी बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। जो भी हो इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का आनंद लीजिएगा और देखते चलिएगा कि जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपने माध्यम से या जो भी वहां उस सभा में बैठे हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में किन किन और कैसे कैसे प्रावधानों का उल्लेख या वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं इससे पहले हम लोग बजट के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो तनिक भी बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, आनंद लीजिएगा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। इससे पहले हम लोग भाग 5 के बारे में बात कर रहे थे और इस भाग 5 में हम लोग संघ का अध्ययन कर रहे थे और इसी संघ में हम लोग संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। और इसी में हम लोगों ने बात की 112 तक के संदर्भ में 112 अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 तक की बात हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में की थी, ठीक है। तो आज जो हम इस क्लास के माध्यम से बात करने वाले हैं या अपनी बातों को हम इस क्लास के माध्यम से आपके समक्ष रखने वाले हैं वो बात होगी हमारी पूर्णतः अनुच्छेद 115 से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि क्या क्या बातें हम लोगों ने की, उसी से जोड़ करके आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में। इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था अनुच्छेद 112 के संदर्भ में या 112 के संदर्भ में 12 में क्या था, बजट के नाम से जानते हैं या इसको हम लोग अगर संविधान की भाषा में बोले तो इसको हम लोग वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं जो कि संविधान में इस नाम से इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये बजट का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के मध्य में किया गया, तो अनुच्छेद 112 के मध्य में किया गया है। एंड इसी के संदर्भ में इसके पश्चात जो हमने बात कर ली थी वो अनुच्छेद 113 की भी बात की थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी प्राक्कलन की। किसकी बात की थी, प्राक्कलन का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन क्या होता है, यह एक प्रकार का एस्टीमेट होता है, ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में हम लोगों ने और जो बात की थी वो अनुच्छेद 114 की बात की थी जिसमें हम लोगों ने विनियोग के संदर्भ में बात की थी कि विनियोग का जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 114 के मध्य में किया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में देख ली थी, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उस क्लास को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी और अधिक सहजता महसूस हो तो इस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप इन सारी क्लासों का
भरपूर आनंद ले सकते हैं और इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में बात करते हैं अनुच्छेद 115 की कि इसमें हम लोगों ने क्या प्रावधान किया। भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे या सदस्य थे, देखते हैं इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 115 ये क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 115 प्रावधान करता है अतिरिक्त अनुदान की। किसकी बात करता है? अतिरिक्त अनुदान की बात करता है। अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया। कहां पे किया गया? तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 115 के मध्य में अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? तो इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि जब पूरे देश का हमारे बजट पेश होता है, उस बजट में केवल और केवल एक भाषण ही दिया जाता है। ठीक है, कि पूरे इस वर्ष हम क्या करने वाले हैं, एंड उसी के पश्चात में जब बजट पेश हो जाता है तो उस बजट में आने वाला जो खर्च होगा, यानी उन बजटों में हमने जिन जिन क्षेत्रों की बात की, यानी जिन क्षेत्रों में हमको निवेश करना है या डेवलपमेंट करना है, उनका कुछ ना कुछ खर्च होगा। तो उस खर्चे को अर्थात एस्टीमेट से संबंधित जो प्रावधान किया गया वो किया गया अनुच्छेद 113 में, जिसको हम लोग प्राक्कलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड हम लोगों ने एस्टीमेट की भी बात कर ली। ठीक है, अभी पैसा निकला नहीं है, यानी जिस भी क्षेत्र में हम डेवलपमेंट करने वाले हैं या जिस भी क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं उसका हमको बजट पता चल गया, यानी किस क्षेत्र का हमको कार्य करना है और उस क्षेत्र से रिलेटेड हमको एस्टीमेट मिल गया कि इस क्षेत्र में हमको इतना पैसा लगाना है। अभी पैसा निकला नहीं, तो पैसा निकालने का प्रावधान इसका भारतीय संविधान में अलग से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। इस विनियोग के माध्यम से हमारा ये जो एस्टीमेट होगा ये निकाला जाएगा। संसद में एक प्रस्ताव या एक विधेयक लाया जाएगा जिसको हम विनियोग विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये विनियोग विधेयक के माध्यम से ही हमारे प्राक्कलन का पूरा पैसा निकलता है। ठीक है, ये हुआ विनियोग। अब विनियोग के माध्यम से पैसा निकाल लिया गया कि हम इस क्षेत्र का हमारा ये एस्टीमेट है, हम इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, उसी के पश्चात में कभी कभार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि पैसे हमारे जिस क्षेत्र में खर्च करने के लिए हम लोगों ने निकाला था, कभी कभार पैसा हमारा घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब घट कैसे जाता है? क्योंकि एस्टीमेट तो पहले बना लिया, तो पैसा घटेगा कैसे? पैसा ऐसे घटेगा कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग इस साल हमको किसी भी क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, और बाई चांस वो पैसा अटक गया या वो कार्य किसी कारणवश अटक गया, वो कुछ सालों बाद उस कार्य को किया गया, तो यार ऐसा तो नहीं है कि आज जो हमारा उस या जिस भी क्षेत्र में हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस क्षेत्र का प्राइस या उस चीज का प्राइस जो आज होगा आने वाले समय में भी उतना ही होगा। इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसी कारणवश आज जो वर्तमान की स्थिति में प्राइस है उसके हिसाब से तो हमने एस्टीमेट बनाया और पैसा निकाल लिया, लेकिन वो जो कार्य आज करना था वो अटक चुका था, तो वो हम आने वाले समय में अगर करते हैं तो बाई चांस उसका प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो वही जो प्राइस बढ़ जाता है, इसी कारणवश इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पैसा हमारा घट जाता है। तो इसके लिए भी एक अलग से प्रावधान किया गया अनुच्छेद 115, जिसमें घट गया पैसा पुनः क्या किया जाता है? अतिरिक्त अनुदान के नाम से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन संसद की सहमति से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भी हमारा एस्टीमेट है या प्राक्कलन है, इसका या जो भी सारा हमारा मैटर होता है पैसे से रिलेटेड, वो राष्ट्रीय धन का एक प्रकार से बोले तो रक्षा हमारी कौन करती है? वो संसद ही करती है।
बाद में संसद से हमको स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। संसद अगर स्वीकृति प्रदान करती है तो अतिरिक्त अनुदान अर्थात अनुच्छेद 115 के माध्यम से हम जो भी हमारा प्राइस था या पैसा था वो अतिरिक्त अनुदान के प्रावधान के नाम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 115 जो कि अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान करता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 116 की। अनुच्छेद 116 जिसको हम लोग लेखानुदान बोलते हैं, लेखानुदान का प्रावधान करता है। अब ये लेखानुदान क्या होता है? ये भी एक प्रकार से बोले तो एडवांस में पैसा निकालने के लिए ही होता है। अर्थात एक प्रकार से बोले एडवांस पैसे के खर्च को हमारा कौन दिखाता है, या जो भी हमारा व्यय होगा एडवांस तौर पे वो हमारा कौन दिखाएगा? क्योंकि अतिरिक्त यहाँ पे निकाला गया तो यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे भी कि कितना खर्च हुआ, हमारा एडवांस में कितना खर्च हुआ, तो वही हमारा लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक चीज ये याद रखेंगे कि लेखानुदान में जो भी हमारा खर्च दिखाया जाता है वो चुनावी खर्च दिखाया जाता है, अर्थात चुनाव से पहले का खर्च दिखाया जाता है और चुनाव के बाद का जो हमारा सिस्टम होगा वो विनियोग के माध्यम से हमारा पैसा निकलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा लेखानुदान का क्या तात्पर्य है। और एक प्रकार और याद रखिएगा कि ये जो एडवांस खर्च होता है इसको दिखाया कैसे जाता है कि ये खर्च हमारा एडवांस हुआ। तो खर्च हमारे दो प्रकार के, कैसे? दो प्रकार के खर्च, या जो भी हमारी सरकार है वर्तमान में जो सरकार होगी उसी के द्वारा ये सारे कार्य किया जाएगा। ठीक है, उसी के द्वारा पैसा निकाला जाएगा, उसी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उसी के द्वारा विनियोग विधेयक संसद में जो भी सारा होगा, तो वर्तमान में जिसकी भी सरकार होगी वही ये सारे कार्य हमारे करेगा। ठीक है, और इस लेखानुदान में हम लोग देखते हैं कि जो खर्च का प्रावधान किया गया एडवांस खर्च का वो दो प्रकार से किया गया। पहला एक होता है योजनागत, क्या होता है? योजनागत व्यय के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है गैर योजनागत, गैर योजनागत व्यय के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होता है एक प्रकार से बोले तो प्लान्ड होता है और एक अनप्लान्ड होता है। ठीक है, ये योजनागत क्या होता है? योजनागत से तात्पर्य ये होता है जिसमें सरकार अपने पहले से योजना बना करके रखती है कि इस फील्ड में हमको इतना पैसा वर्तमान की स्थिति में या जो बजट में हमारे पेश किया गया उसमें खर्च करना है। अब प्लान कैसे करती है? जैसे हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सरकार क्या करती है? सैलरी वगैरह देती है। बहुत सारे हमारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सरकार पेंशन वगैरह देती है। तो ये सब पहले से फिक्स है कि हमको इतना पेंशन देना है, ये सारी चीजें बजट में बताई जाती हैं। तभी मैंने बोला कि बजट हमारा एक लंबा चौड़ा भाषण होता है जो कि 2-3 दिनों तक चलता है। और ये जो हमारा बजट सत्र होता है ये फरवरी से लेकर के मई के मध्य में संसद में एक सत्र चलता है जिसको हम लोग बजट सत्र के नाम से जानते हैं। वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करें तो इस समय बजट सत्र ही हमारा क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो उस बजट में सारी चीजें हमारी बताई जाती हैं। तो वही बोला गया यहाँ पे कि योजनागत व्यय हमारा वो होता है जिसमें सरकार पहले से वेल डिफाइंड अर्थात वेल प्लान्ड रखती है। सैलरी देना हो गया या जो भी सारा सिस्टम है, योजनाओं में खर्च करना है, इसका भी प्लान होगा कि देश के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं को चलाना है, उसमें कितना पैसा जाएगा, या जो भी सारी चीजें बजट में हमारी प्लान्ड तरीके से बताई गई वही हमारी योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में आता है गैर योजनागत व्यय। ये क्या होता है? गैर योजना व्यय ये होता है कि सरकार इसमें एक प्रकार से बोले तो सरकार प्लान नहीं करती पहले से, यानी सरकार को स्वतः स्वयं में ये भी अनुमान नहीं होता कि आने वाले समय में हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आएगी
जिसमें हमको इमरजेंसी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा भारत देश या भारत देश के संदर्भ में तो जानते ही हैं, पूरा विश्व हमारा क्या हो रहा था, एक महामारी से जूझ रहा था जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किसको पता था कि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी हमारी महामारियां हैं या एक प्रकार से बोले तो डिजास्टर टाइप में, डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी हमारा सिस्टम देश के अंतर्गत हो गया जिसका हमने अनुमान नहीं किया था, प्लान नहीं किया था और उसमें हमको खर्च करना पड़ जाए। ठीक है, तो वो हमारा गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, लेखानुदान क्या होता है, योजनागत और गैर योजनागत। ठीक है, दो प्रकार से सरकार हमारी खर्च करती है। ये था हमारा लेखानुदान के संदर्भ में। और लेखानुदान में रखा पैसा कब निकलेगा, तो ये मैंने बोला कि चुनावी दौर के पहले की बात यहाँ पे की जाती है और चुनाव के पश्चात में विनियोग के माध्यम से पैसा हमारा निकलता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 117 की, जिसका प्रावधान बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान में, संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको निर्मित करके इस पूरी पृथ्वी से पलायन कर गए। ठीक है, और इन्हीं प्रावधानों के अनुसार और इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार पूरा का पूरा भारत देश आज क्या हो रहा है, संचलित हो रहा है, या यहाँ की जो प्रशासनिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है या अन्य जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार एक बेहतरीन अंदाज में संचलित हो रही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, और आने वाले समय में भी जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक ये हमारा भारतीय संविधान इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार या इन्हीं अनुच्छेदों या इन्हीं प्रावधानों के अनुसार ही क्या होगा, भारत देश की सारी व्यवस्थाएं हमारी संचालित होती रहेंगी। फर्क केवल इतना होगा कि अगर सरकार को या कभी कभार ऐसा हमको लगता है कि हमको आने वाले समय में हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए जाने हैं या कुछ नए प्रावधानों को जोड़ना है, तो प्रावधान हमारे अलग से जोड़े जा सकते हैं जो कि वो उस स्थिति को दर्शाता है। बाकी इन नियम और कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात में अनुच्छेद 116 की बात हम लोगों ने कर ली। अनुच्छेद 117 ये क्या प्रावधान करता है, तो ये वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, वित्त विधेयक का प्रावधान हम लोगों ने देख लिया है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 118 की बात करते हैं। अनुच्छेद 118 ये प्रावधान करता है कि 118 में संसद की प्रक्रिया का प्रावधान है। संसद की प्रक्रिया का प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद में, तो वो अनुच्छेद 118 में बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 119 ये क्या प्रावधान करता है, तो ये प्रावधान करता है संसद के नियमों का एवं संसद के जो भी हमारे नियम और कानून होंगे उनका प्रावधान करता है हमारा कौन, अनुच्छेद 119। ठीक है, तो इसकी हम अलग क्लास अटेंड करेंगे, तनिक भी दुविधा वाली बात ना होगी। ठीक है, तो इन दो आर्टिकलों को हम एक नई क्लास के माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको केवल और केवल अनुच्छेद याद रखना है कि 118 में क्या प्रावधान किया गया और 119 के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको अलग से हम
दूसरे क्लास में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये काफी सारा सिस्टम है, संसद में काफी सारी हलचलें होती हैं, तो वो पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए आवश्यक भी है और ये थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी। इस कारणवश हम इसको अलग क्लास में अटेंड करेंगे। इसी के पश्चात में अनुच्छेद 120 देखते हैं। अनुच्छेद 120 ये क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 120 प्रावधान करता है संसद की भाषा का, संसद की भाषा का प्रावधान। किसका प्रावधान? संसद की भाषा का प्रावधान। अर्थात यहां पे बात की गई है अनुच्छेद 120 में संसद की हमारी अपनी एक स्वयं की पार्टिकुलर रूप से एक भाषा होगी। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे जाकर के या जो भी हमारे वहां पे मंत्रीगण या सांसद बैठते हैं वो यार अपने मन मुताबिक नहीं बोलते हैं। संसद की अपनी एक भाषा है और ये भाषा हमारी दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक हो गई हमारी हिंदी भाषा, यानी कोई भी हमारा व्यक्ति होगा संसद का वो या तो हिंदी बोल सकता है या फिर अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, इन दो मतलब भाषाओं का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत में कि संसद की हमारी दो भाषाएं होंगी, हिंदी और अंग्रेजी, जो कि संसद में बैठा प्रत्येक व्यक्ति यही दो भाषाओं में संसद में क्या कर सकता है? बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यार हम लोग देखते होंगे जो भी हमारे भोजपुरी के स्टार्स वगैरह हैं, जैसे निरहुआ हो गए हमारे, एंड निरहुआ के साथ साथ में रवि किशन, मनोज तिवारी, ये सारे हैं भोजपुरी लैंग्वेज वाले। लेकिन ये लोग भी जब संसद में अपनी बातों को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखते हैं तो ये भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र की या इसके नीचे बात करें दक्षिण वाले क्षेत्र की, तो यहाँ के लोग भी अधिकतर लोग क्या होते हैं कि हिंदी में ही बात करना ज्यादा थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे विविध प्रकार की प्रकृति, विविध प्रकार के खान पान, विविध प्रकार की भाषाएं एवं अन्य चीजें भी विविधता को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। ठीक है, तो इस कारणवश संसद में एक छूट भी दी गई कि अगर किसी व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी में सहजता महसूस नहीं हो रही है तो वो अपने क्षेत्र की भाषा बोल सकता है। अब पूर्वोत्तर वाले आएंगे तो वो यार थोड़ा सा हिंदी कम बोलने में एक प्रकार से बोले तो सहजता महसूस नहीं करते हैं। दक्षिण वाले अगर संसद में जाते हैं तो वो भी हिंदी वगैरह बोलने में सहज महसूस नहीं करते हैं। तो इसी कारणवश या तो वो लोग अपनी लैंग्वेज बोलेंगे जो भी चलती है दक्षिण साइड में, तमिल, मलयालम, जो भी कन्नड़ वगैरह इसमें बात करेंगे, या पूर्वोत्तर साइड में जो भी हमारी भाषाएं चलती हैं उनमें वो बात करना ज्यादा सहज महसूस करेंगे। अगर उनको अपनी भाषा में बात करना है संसद में या अपनी बातों को संसद में अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखना है तो फिर वो अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति मांगेंगे। अगर लोकसभा का कोई व्यक्ति है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष से स्वीकृति मांगेगा, और यदि राज्यसभा का हमारा कोई सांसद है तो फिर वो राज्यसभा के हमारा जो भी सभापति होते हैं उनसे वो स्वीकृति मांगेगा। यदि ये लोग स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो फिर वो व्यक्ति अपनी ही भाषा में संसद में क्या कर सकता है? बात कर सकता है। लेकिन जो प्रावधान किया गया वो केवल और केवल दो भाषाओं का ही प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना, अनुच्छेद 120 संसद की भाषा का प्रावधान करता है। ठीक है, इसके पश्चात में अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 ये क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 121 प्रावधान करता है कि कोई भी हमारा हाई कोर्ट हो गया या हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, इनके जो जज होंगे उन जजों के आचरण पर संसद किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 121 में ये भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया गया है। क्या बात कही गई
कि जो भी हमारे जज होंगे, यानी जजों के जो भी हमारा आचरण होगा, अब वो जज हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी हो सकता है, उनके आचरण पर किसी भी प्रकार का कोई जांच हमारी संसद नहीं कर सकती। इसी का प्रावधान हमारा अनुच्छेद 121 के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कर दिया गया है। अब आचरण से क्या रिलेटेड हो गया? आचरण से तात्पर्य ये हो गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यार वो वेल टैलेंटेड होते हैं। कोई छोटा मोटा व्यक्ति या कोई ऐसा वैसा व्यक्ति जज नहीं बन सकता, कानून के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, उतना तो संसद में बैठे हमारे मंत्री संतरी साले कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इनके आचरण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न संसद नहीं पूछ सकती है। ठीक है, उनका जब मन होगा तब वो कोर्ट में जाएंगे, उनका जब मन होगा तब वो अपनी सुनवाई करेंगे, या उनका जो भी मन आएगा वो अपने कोर्ट में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली बात यह है कि कुछ भी से तात्पर्य ये नहीं है कि वो असंवैधानिक कार्य करें। ठीक है, अपने आप में स्वयं में वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी जब मन आएगा तब कोर्ट जा सकते हैं, जब मन आएगा तब वो कोर्ट की कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं, या वो कोर्ट में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन असंवैधानिक कार्य ना होना चाहिए। यदि असंवैधानिक कार्य किसी भी जज के द्वारा किया जाता है तो फिर संसद उन पर बाकायदा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में महाभियोग लगा सकती है। ये बातें बोल दी गई और संसद को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्य आचरणों पर उनके सवाल संसद नहीं पूछ सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 121 की बात हो गई। बात करते हैं अनुच्छेद 122 की, कि अनुच्छेद 122 हमारा क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। ठीक है, याद रखते चलिएगा सारी बातों को, और अगर किसी भी मेरा भाई को अनुच्छेद याद नहीं हो रहे तो तनिक भी दुविधा वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। क्लास को एक बार पुनः रिवाइंड करके देखिएगा, सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी, रटिएगा मत। ठीक है, ये एक बार नहीं बार बार बोले रहे। अनुच्छेद 122 क्या प्रावधान करता है? जिस तरीके अनुच्छेद 121 में जजों के आचरण पर संसद सवाल नहीं पूछ सकती, सेम उसी प्रकार से हमारे जो जज होंगे वो संसद पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकते हैं, यानी संसद की कार्यवाही में जांच नहीं कर सकते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। और कौन नहीं कर सकता? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद की किसी भी कार्यवाही में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यहाँ पे बात की गई कि जजों के आचरण पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता संसद, और यहाँ पे 122 में प्रावधान किया गया कि संसद की कार्यवाही में जज किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है, आप अपने सीमित दायरे में रहिए, हम अपने सीमित दायरे में रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी हमको क्या करना है, याद रखना है कि संसद में कार्यवाही की जांच, इसका प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हुआ 122 की बात करते हैं अनुच्छेद 123 कि ये क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 123, इस अनुच्छेद से हम लोग रूबरू होंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड, यानी राष्ट्रपति महोदय को क्या है, एक शक्ति प्रदान की गई है अध्यादेश नाम की। अध्यादेश का प्रावधान करता है, अध्यादेश का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, ये अध्यादेश होता क्या है?
तो यार इसको अगर हम बात करें अध्यादेश के संदर्भ में, तो यह एक प्रकार का टेम्परेरी कानून होता है। क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। एक कानून दो प्रकार के, एक हमारा हो गया स्थायी कानून, यानी एक प्रकार से बोले तो एक स्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, तो ये जो अस्थायी कानून होता है ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यादेश के नाम से इसको लाया जाता है, और जो स्थायी होता है उसको संसद बाकायदा पूरी पूर्ण बहुमत के साथ में उसको संसद पारित करती है, तो उसको हम लोग स्थायी कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब संसद स्थायी कानून बना सकती है तो राष्ट्रपति महोदय को ऐसी शक्ति क्यों प्रदान की गई कि वो भी कानून बना सकते हैं? क्योंकि पूरे भारत देश के अंतर्गत में केवल और केवल जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। अन्य कोई भी व्यक्ति भारत देश के संदर्भ में किसी भी प्रकार का ना कोई विधेयक पारित कर सकता है और ना ही कोई कानून बना सकता है। ठीक है, ऐसी शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। संसद के पास है तो राष्ट्रपति महोदय को क्यों दी गई ऐसी शक्ति कि वो अध्यादेश दे सकते हैं? तो शक्ति इस कारणवश दी गई कि हम लोग यार इससे पहले की क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि संसद में हमारे 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया एंड एक शीतकालीन सत्र हो गया। ठीक है, तो इन 3 सत्रों में ही संसद क्या करती है? बड़े ही बेहतरीन तरीके से किसी भी विधेयक पर चर्चा करती है या किसी भी बहस पर टीका टिप्पणी करती है। तो संसद के जब सत्र शुरू होते हैं तभी संसद की सारी कार्यवाही हमारी संचालित होती है। लेकिन जब ये सत्र नहीं चल रहे होते हैं और उसी बीच में अगर भारत देश के संदर्भ में किसी भी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो अब कानून कौन बनाएगा? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है और संसद कानून तभी बनाएगी जब संसद का सत्र चलेगा। अब यार संसद के सत्र हमारे जब चल रहे होंगे तब तो संसद बनाएगी। अब जब संसद में छुट्टी हमारी चल रही होगी तो उस संदर्भ में जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होगा और उस समय किसी भी परिस्थिति में अगर इमरजेंसी में कोई कानून भारत देश के संदर्भ में बनाना है तो राष्ट्रपति महोदय को एक शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के माध्यम से, जिसको हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति महोदय एक टेम्परेरी कानून बना सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो। ठीक है, और संसद का सत्र कब नहीं चल रहा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक तो जनवरी में नहीं चलेगा क्योंकि सत्र हमारे 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। बजट सत्र फरवरी से लेकर के मई के मध्य में, मानसून सत्र जुलाई से लेकर के अगस्त के मध्य में, एंड उसके पश्चात में जो भी हमारा शीतकालीन सत्र होगा वो हमारा चलता है नवंबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में। तो जो भी मंथ हमारे बीच में खाली है जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, इसके पश्चात में सितंबर और अक्टूबर हो गया, इन बीच में संसद में छुट्टी होती है और इन्हीं सत्रों के बीच में इन्हीं यानी जब छुट्टी होती है तभी अगर भारत देश के संदर्भ में इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है तो संसद तो उस समय चलेगी नहीं, तो राष्ट्रपति महोदय उस समय क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक है, और उस कानून की अवधि जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा अवधि हमारी कितनी होगी? 6 मंथ की होगी। क्या होगी? 6 मंथ की अवधि होगी। अब ये अवधि 6 मंथ क्यों दिया गया? इस कारणवश दिया गया कि इससे पहले हम लोग ये अध्ययन कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे संसद के सत्र में जो गैपिंग होगी वो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का होना चाहिए। अर्थात हम एक सत्र को अगर गायब कर दें तो संसद में 2 बैठकें हमारा 6 महीने के गैप में होना अनिवार्य है। 6 महीने से ज्यादा का गैप संसद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही बातें बोली गई कि जो 6 महीने का गैप होता है इसी कारणवश इस अध्यादेश की अवधि भी 6 महीने हमारी दे दी गई। लेकिन अगर कानून हमारा बन गया और इसी बीच में हमारी क्या हुआ? संसद का सत्र भी चलने लगा,
तो इस परिस्थिति में इस टाइमिंग को घटा दिया गया। इस टाइमिंग की जो अवधि दी गई, यानी जब संसद का सत्र चलने लगेगा तो इस अध्यादेश की जो अवधि होगी वो 42 दिन की होगी। ठीक है, 42 दिन की होगी। अर्थात जब ये अध्यादेश बना था उस समय की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। जिस समय से सत्र की शुरुआत हो जाएगी उससे 42 दिन हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अर्थात अगर 42 दिन के अंदर संसद हमारा इस अध्यादेश को अपने बहुमत के साथ में अगर पारित कर देती है तो फिर ये अध्यादेश पूर्ण रूप से एक स्थायी कानून का रूप ले लेता है और फिर वो पूरे भारत देश के संदर्भ में हमारा संचालित होने लगता है या लागू हो जाता है ये अध्यादेश हमारा। ठीक है, और यदि संसद इसको 42 दिन के अंदर में अगर पारित नहीं करती तो फिर ये हमारा अध्यादेश रद्द हो जाता है, अर्थात फिर इसका कोई मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि अवधि कितनी होगी, अध्यादेश क्या होता है, इसको भी जाना। ठीक है, और कोई भी राष्ट्रपति हमारा कितनी भी बार अध्यादेश ला सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही बार लाना है या 2 बार लाना है। राष्ट्रपति की जब भी इच्छा होगी, वो भी जब संसद का सत्र नहीं चलेगा तब। ठीक है, तो कितनी भी बार अध्यादेश लाया जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। और अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय अगर वापस लेना होगा तो वो भी कभी भी ले सकते हैं, इसकी भी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा दुविधा वाली बात ये हो जाती है कि अध्यादेश थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो लोकतंत्र के लिए एक खतरा टाइप में साबित होता है। ऐसा क्यों? कानून तो इमरजेंसी में लाना है, तो कानून जो इमरजेंसी में आएगा, राष्ट्रपति महोदय बुद्धिजीवी व्यक्ति, ठीक है, जो कि सर्वोच्च पद पे बैठा है, तो वो जो भी कार्य करेगा अपने देश के संदर्भ में वो अच्छा ही करेगा। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे हुआ? खतरा ऐसे हुआ कि ये जो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये उतने जानकार नहीं होते हैं, हम जानते हैं। भले ही सर्वोच्च पद पे बैठे हैं लेकिन उतना इनको ज्ञान नहीं होता है। इनके पीछे से इनको सलाह देने के लिए पूरी की पूरी मंत्री परिषद बैठी हुई है और पूरे का पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं। ठीक है, अर्थात जिसको हम सरकार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के लिए इस कारणवश खतरा है कि मान लीजिए कोई भी कानून आया तो वो लोकतंत्र हमारी किसकी होती है? लोकतंत्र में होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। ठीक है, इसी को हम लोग लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार की राजशाही व्यवस्था नहीं है देश के अंतर्गत में या देश के संदर्भ में, इसी को लोकतंत्रात्मक राज्य या गणराज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए इसी कारणवश खतरा होता है कि जो भी हमारा नियम और कानून इमरजेंसी में आता है वो जल्दबाजी में आता है। ठीक है, और जल्दबाजी में कोई कानून आएगा तो वो भारत देश के नागरिकों के लिए जाहिर सी बात है कि उसमें यार समस्या उत्पन्न होनी ही होनी है। ठीक है, तो वो जनता से रिलेटेड या भारत देश के जो भी हमारे नागरिक हैं उनके संदर्भ में उनमें अच्छे प्रावधान कम होंगे और थोड़ा सा खराब वाले प्रावधान ज्यादा उभर करके सामने आएंगे, क्योंकि जनता के हित को ना देखते हुए इमरजेंसी में अगर कोई कानून आता है तो फिर अध्यादेश लोकतंत्र के लिए एक खतरा साबित होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारा एक बिल आता है जिसको हम लोग फार्मिंग अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं या जिसको हम लोग किसान आंदोलन बिल के नाम से जानते हैं, किसान बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल आया था किसानों के संदर्भ में, इसमें किसानों का हित कम था और अहित ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि इसको भी इमरजेंसी में ही लाना पड़ा राष्ट्रपति महोदय को। उस समय कोरोना जैसी महामारी और कोरोना जैसी महामारी थी तो इस कारणवश संसद में हमारा
संसद का सत्र भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जून में हमारा ये अध्यादेश आया था किसान बिल वाला, और जून में संसद की छुट्टी होती है, ठीक है। तो इसी कारणवश जून में जब संसद की छुट्टी हुई तो संसद ने इस कानून को बनाया नहीं। तो कानून किसने बनाया? कानून बनाया राष्ट्रपति महोदय ने, वो भी इमरजेंसी में। और इतने चूतिया किस्म के व्यक्ति कि अगर यार कानून बना ही दिया तो मतलब 1 महीने में इनको इतनी इमरजेंसी आ गई कि 1 महीने अगर अध्यादेश ना देते तो जुलाई में तो यार वैसे भी सत्र शुरू होना था। बाकायदा अगर संसद के माध्यम से ये किसान बिल वाला अगर कानून आता तो संसद में बड़े ही बेहतरीन तरीके से चर्चा होती, इस पे बहस होती कि क्या इसमें अच्छे प्रावधान हैं, क्या हमारे एक प्रकार से बोले तो खराब प्रावधान है, ठीक है। इस पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से पक्ष और विपक्ष में बहस चलती कुछ दिनों तक, ठीक है। इस पे चर्चा होती, राय मशविरा होता, तो ये फिर देश के संदर्भ में अच्छा साबित होता, ठीक है। अब संसद की छुट्टी थी जून में, तो राष्ट्रपति महोदय ने एक बिल ला दिया जिसको हम लोग किसान बिल के नाम से जानते हैं। अब वहां पे ना किसी भी प्रकार की चर्चा हुई, ना ही बहस हुई, ना ही किसी भी प्रकार की राय मशविरा लिया गया, डायरेक्टली ला दिया देश के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में किसान बिल। तो इसी कारणवश ये जो किसान बिल था ये यार क्या था, ये किसानों के हित में ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि किसान बिल के जितने भी हमारे प्रावधान हैं वो सारे के सारे खराब थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ प्रावधान ऐसे थे जो कि किसानों के हित में थे, लेकिन आधी से ज्यादा जो उनमें नियम और कानूनों का प्रावधान था वो हमारे किसानों के हित में नहीं था। इसी कारणवश सारे के सारे किसान हमारे क्या कर रहे थे, आंदोलन इसी कारणवश हो रहा था, ठीक है। फिलहाल में अगर किसान बिल का मैटर जानते होंगे तो इस मतलब बात से भली भांति रूबरू होंगे और भली भांति परिचित भी होंगे, ठीक है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसी कारणवश यार बोलते हैं कि अध्यादेश जो है वो लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से खतरा साबित हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को ध्यान में रख के नियम और कानून बनाए जाते हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि अध्यादेश जो लाना है वो इमरजेंसी में लाना है, और यार जनता को ध्यान में रख के लाना है, लेकिन यहाँ पे जनता को ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब जनता बेचारी क्या करे, जनता को भी बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि यार राष्ट्रपति को तो हमने चुना नहीं, तो राष्ट्रपति हमारे खिलाफ कानून बनाने वाला तुम कौन होते हो? आप ही सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हमने नहीं चुना वो उस पद पर बैठा है, और वो उस पद पर बैठ करके हमारे खिलाफ या हमारे संदर्भ में कानून बनाता है। तो आप बताइए कि आप कौन होते हो हमारे संदर्भ में कानून बनाने वाले? हमने तो यार आपको नहीं बिठाया, हमने तो प्रधानमंत्री को बिठाया है। प्रधानमंत्री जो करेगा वो हमारे लिए करेगा। आप कौन होते हो हमारे समक्ष या हमारे बारे में कानून बनाने वाले, ठीक है। तो एक थोड़ा सा गलती ये भी हो जाती है, तो जनता इस पे जागरूक नहीं है, जो कि बोल नहीं पाती है, ठीक है। इसी कारणवश सारा सिस्टम हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए, सॉरी नजरअंदाज तो एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि नजरअंदाज करना होता तो हम लोग अध्ययन या पढ़ाई अपनी ना कर रहे होते। अगर पढ़ लिख लिए हैं तो इतनी गारंटी है बोलना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है बोल नहीं रहा है तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अर्थात पढ़ने के पश्चात में भी अगर गुलामी करनी पड़े तो पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। कहने से तात्पर्य हमारा यही है कि अगर पढ़ लिख लिए हो तो बोलना आना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी है, यही महत्व है पढ़ाई का, ठीक है। बाकी अगर जॉब करने के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है, सरकारी नौकरी पाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है, तो यह दृष्टिकोण हमारा बेहद और बेहद खराब है। हम लोग सरकारी नौकरी के संदर्भ में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को एवं अपने आप को परिपक्व करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, ना कि सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। अगर अपने आप में स्वयं में हम परिपक्व होंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से अच्छा
अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, इतना हम जानते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार है तो ठीक है, तो दूसरों से काफी बेहतर कर सकते हैं। अगर पढ़ लिख लिया गया है तो जीवन में काफी आगे तक जाएंगे और अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये थी हमारी जो भी भाग 5 संघ और कार्यपालिका से रिलेटेड, ये इतने अनुच्छेद हमको याद रखने हैं। इसके संदर्भ में 118 और 119 इसकी अलग क्लास अटेंड करेंगे। इसके पश्चात में जो भी सारी बातें थी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की बात हुई अनुच्छेद 123 तक की। इसके पश्चात में अनुच्छेद 124 का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हमारे कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात में 148 से लेकर के 152 आई थिंक वहां तक कैग का प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात में ये पूरा का पूरा संघ अर्थात केंद्र का मैटर हमारा समाप्त हो जाता है। अर्थात भाग 5 हमारा यहीं पे क्या होता है, भारतीय संविधान का समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 2 चैप्टर और बचते हैं हमारे इस संघ में, तो इसको भी हम एक बेहतरीन अंदाज में और एक जोश और उल्लास के साथ में क्लास को अपने आगे बढ़ाते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का कि इनमें किन किन नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी उत्पन्न होती है क्लास को देखने के पश्चात में, तो आप लोग कमेंट वगैरह करोगे, वहां से आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी तनिक भी अगर इस क्लास के माध्यम से आपको सहायता या हेल्प प्राप्त हो रही है तो अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही।